हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। मेरा आज का टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन एंड मैंने अपने इस टॉपिक में क्वेश्चन वाइज जो आंसर हैं वो दिए हुए हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। और एक कोशिश मैंने और की है कि इस क्वेश्चन को जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसका आंसर जो है पंजाबी में लिख सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ नीचे मैंने पंजाबी भी दी हुई है, तो जिनको पंजाबी बुक में पढ़ने में मुश्किल आती है तो वो नीचे आंसर दिया हुआ है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो वो ये आंसर लिख सकते हैं। और ये दोनों के लिए इजी है, इंग्लिश वालों के लिए भी और पंजाबी मीडियम वालों के लिए भी। सो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन का जो मीनिंग क्या है। सो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन। ये एक मार्केट की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने वाले और किसी भी चीज़ को बेचने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें दिया है कि जो प्रोडक्ट होती है वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस होने का मतलब कि प्रोडक्ट जो है बिल्कुल जिसको हम समरूप वस्तु बोलते हैं या जिसको हम बिल्कुल रंग रूप आकार सब बिल्कुल सेम हो। तो एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि ये जो कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है, ये जो मार्केट की सिचुएशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है। तो पूरी की पूरी मार्केट में वो कहते हैं कि एक ही जैसी चीज़ है, जहाँ पर भी बन रही है वो एक ही चीज़ है। सपोज वो कहते हैं कि अगर एक सोप बन रहा है तो वो जो सोप बन रहा है तो वो सोप बिल्कुल, सपोज मैं कहूँ कि लक्स है तो कहते हैं सब जगह जो है वो लक्स ही है, लक्स के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन अगर हम रियल में देखें तो रियल में जो है लक्स के अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं कंज्यूमर्स के पास जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। वो सिंथॉल यूज़ कर सकते हैं, डेटॉल यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पर लेकिन वो कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनियस है। उसके बाद साथ में बोला है कि मार्केट में एक इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म्स हैं वो इजीली मार्केट में आ सकती हैं और वो इजीली मार्केट से जा सकती हैं। मतलब आएंगी कब? जब उनको प्रॉफिट होगा, जाएंगी कब? जब उनको लॉस होगा। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि उनको प्रॉपर नॉलेज होती है मार्केट में, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशंस, कि मार्केट की कंडीशंस के बारे में उनको पूरी तरह से नॉलेज होती है कि मार्केट में कितना प्राइस है, कितने प्राइस के ऊपर उस चीज़ को बेचना है। तो इस तरह की पूरी नॉलेज होती है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उन्होंने बोला कि उनमें फ्री मोबिलिटी है, मतलब इजीली मूवेबल है। वो एक फर्म से दूसरी फर्म में इजीली जा सकते हैं। क्या है इजीनेस? क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है। तो जो ए फर्म में चीज़ बन रही है वो सेम चीज़ बी में बनेगी, वो सेम चीज़ सी में बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली मूवेबल है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो इसका मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही उसकी असम्पशंस आ जाती है, जो मैंने अभी यहाँ पर सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सेम चीज़ उन्होंने इसकी फीचर्स में दे दी है। तो आप फीचर्स लिखोगे, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसके पॉइंट्स दे दो। तो इसमें लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है, ये मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है कि मार्केट से वो मार्केट में इजीली एंटर कर सकती हैं फर्म्स और वो इजीली मार्केट से जा सकती हैं। जाएंगी कब? जब उनको लॉस होगा। आएंगी कब? जब उनको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, इंडस्ट्री जो है इट इज़ अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। तो ये चीज़ आपने इसमें देखनी है कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री होती है और एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं। तो जो भी प्राइस डिसाइड करेगा वो किसने डिसाइड करना है? वो इंडस्ट्री ने डिसाइड करना है। और सारी की सारी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो साथ में उन्होंने बोला है परफेक्ट मोबिलिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इजीली मूवेबल है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी भी तरह की जो आवाजाही के जो साधन है उनकी जो कहते हैं कोई भी लागत नहीं, कोई भी मतलब कॉस्ट नहीं आती है। साथ ही साथ लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट होती है कि एड्स के ऊपर खर्चा करना, कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए एड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उस चीज़ को हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जो प्रोडक्ट थी वो क्या थी? होमोजीनियस थी। एक जैसी प्रोडक्ट बन रही है सारी की सारी फर्म्स में, तो किसी भी तरह का कंपटीशन मार्केट में नहीं है, तो इसलिए किसी भी तरह की सेलिंग कॉस्ट नहीं होगी। परफेक्ट नॉलेज जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मार्केट की कंडीशंस के बारे में सभी को पूरी नॉलेज होती है। इसी तरह से प्राइस इसमें सेम होता है। सेम प्राइस होने का मतलब कि यहाँ पर इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड
डिसाइड किया वो सारी की सारी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसलिए प्राइस जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। आगे है इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री जो है वो क्या है, प्राइस मेकर, एंड फर्म जो है वो क्या है, प्राइस टेकर। कि प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी और एक्सेप्ट कौन करेगा, फर्म्स एक्सेप्ट करेंगी। तो इंडस्ट्री का जो प्राइस डिसाइड होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर इंडस्ट्री की डिमांड ये है, इंडस्ट्री की सप्लाई ये है। आपको पता है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। तो जहाँ पर भी ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ये इतना प्राइस है, इतना प्राइस मींस ओपी प्राइस। ये जो ओपी प्राइस है ये किसने डिसाइड किया, इंडस्ट्री ने डिसाइड किया। एंड यही सारा प्राइस जो है वो सारी की सारी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि फर्म जो है इट इज अ प्राइस टेकर। तो साथ में उन्होंने बोला कि इस प्राइस के ऊपर ही फर्म्स ने अपनी क्वांटिटी को बेचना है। कितना बेचना है वो फर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइस जो रहेगा वो सेम रहेगा। अपनी मर्जी से फर्म्स प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। तो इसीलिए बोला जाता है इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। और नेक्स्ट इसमें दिया है मीनिंग ऑफ फर्म। तो फर्म जो है, फर्म क्या है, फर्म जो है इट इज़ अ यूनिट दैट इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कि एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं। तो फर्म का मीनिंग क्या है, तो फर्म उन्होंने बोला एक यूनिट है, एक इकाई है जो कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रोडक्शन करेगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही वो प्रोडक्शन करती है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो एक फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस हैं, सो देयर आर 3 मेन कंडीशंस फॉर अ फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो ये 3 मेन कंडीशंस जो है, फर्स्ट है आपकी MR इज इक्वल टू MC। MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से काटता होना चाहिए। यहाँ पर पहले देखो MR, व्हाट इज MR, इट इज मार्जिनल रेवेन्यू, MC इट इज अ मार्जिनल कॉस्ट। MC कर्व जो है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो क्या होना चाहिए, MR कर्व को नीचे से काटना होना चाहिए। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें आप स्टूडेंट्स जितने भी मार्केट्स वाले चैप्टर करोगे तो मार्केट्स वाले चैप्टर में ये इक्विलिब्रियम के लिए ये 3 कंडीशन जो है वो सभी में अप्लाई होती हैं। डायग्राम्स बनाते समय आप तीनों कंडीशंस को इसमें देखोगे। तो उसके बाद इस चीज़ को उन्होंने यहाँ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया और एक अप्रोच लिया है, वो लिया है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो वैसे तो 2 अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जानी थी, तो इसलिए एक अप्रोच लिया गया है। तो यहाँ पर OX एक्सिस पे आउटपुट है, OY पर क्या है, इसका प्राइस है। एंड AR और MR ये जो है ये है OX एक्सिस के पैरेलल है। ये क्यों है, ये हमने अभी देखा था प्रीवियस डायग्राम में कि इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करेगी और प्राइस जो है कि कौन एक्सेप्ट करेगा, फर्म्स एक्सेप्ट करेंगी। तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर AR और MR कर्व, रेवेन्यू कर्व जो है वो ऑलवेज OX एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ये आपने याद रखना है। और साथ ही साथ MC कर्व, यहाँ पर आपको पता ही है कि MC कर्व जो है वो U शेप होता है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये तीनों कंडीशन जो है वो यहाँ पर कहाँ एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि इक्विलिब्रियम जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है MR इज इक्वल टू MC की कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो ये लाइन जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू की है एंड ये लाइन जो है वो किसकी है, मार्जिनल कॉस्ट की है। तो आप देखो कि E पॉइंट पर MR और MC कट कर रहे हैं, इसी तरह से E1 पर भी MR और MC, ये MC है, ये क्या है आपका MR, तो ये यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट पर हो सकता है, E पॉइंट पर या E1 पर। तो किस पर होगा, ये E पर होगा या E1 पर होगा, ये होगा E1 पर, E पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो सेकंड कंडीशन दी है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये वाला जो कर्व है ये MR कर्व को, ये इस लाइन को नीचे से कट करता होना चाहिए। अगर मैं E पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ये कर्व जो है MC कर्व ऊपर से कट कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको वो नीचे से कट करता
का होना चाहिए, तो ई पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। कहाँ होगा इक्विलिब्रियम? E1 पर होगा। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो आप कि ये जो लाइन है, ये सारी लाइन कॉस्ट कर्व की है। अब ये देखो कॉस्ट कर्व नीचे है एंड रेवेन्यू कर्व, ये आमदन है उसकी, तो आमदन ऊपर है, इनकम ऊपर है, कॉस्ट नीचे है। तो इनकम, कॉस्ट कम हो गई, इनकम ज़्यादा हो गई। इट मीन्स कि ये सारा जो शेडिड एरिया है ये क्या है? उसका प्रॉफिट का एरिया है। सो E1 पर इक्विलिब्रियम होगा। E1 के बाद यहाँ पर ही मैक्सिमम आउटपुट है, इसके बाद प्रोडक्शन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो इस पॉइंट के बाद कॉस्ट ऊपर की तरफ चलेगी। इट मीन्स इनकम कम हो गई एंड कॉस्ट क्या हो गई? उसकी ज़्यादा हो गई। सो E1 पॉइंट तक ही, E1 पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम होगा, इसके बाद नहीं होगा। सो आगे इसमें इन्होंने दिया है कि अगर फर्म का इक्विलिब्रियम हमने देखना, तो फर्म के इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों में पूछा है। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के लिए देयर आर 3 मेन सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं? फर्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किसी भी फर्म को कब होगा? प्रॉफिट से ही देखो आइडिया लगा लो आप। प्रॉफिट का मतलब है कि उसकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए एंड उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। AR ज़्यादा होनी चाहिए AC से। सेकेंड कंडीशन जो है वो है आपकी नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा AR इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब है जितनी रेवेन्यू है उतनी ही क्या है? उसकी कॉस्ट है। एंड थर्ड पॉइंट जो है इट इज़ अ मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस, न्यूनतम हानि जिसको बोला है। और ये क्यों है? लॉस का मतलब है यहाँ पर कि रेवेन्यू कम है और उसकी कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर उसको क्या बोला है कि न्यूनतम हानि या मिनिमम लॉस। उसके बाद अब तीनों कंडीशंस को हम डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इट इज़ अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आप देखो कि यहाँ पर अगेन आप देखो कि यहाँ पर AR और MR। सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में देखो अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट कब होगा? कि जब उसकी रेवेन्यू, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए एंड कॉस्ट उसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखो कि सबसे पहले रेवेन्यू कर्व लेंगे। रेवेन्यू कर्व OX एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्यों आएगा? हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्यों आएगा ये, क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन कि AR और MR कर्व जो है OX एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर साथ में OP जो है वो प्राइस है, वो सारी फर्म्स को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने प्रॉफिट बनाना है तो उसके लिए आपने मेन AC कर्व को देखना है। ये जो देखो AC कर्व है, ये है AC कर्व। AC कर्व को आपने इस लाइन से नीचे बनाना है। रेवेन्यू कर्व से आपने क्या बनाना है? नीचे। नीचे बनाने का मतलब है कॉस्ट कम एंड रेवेन्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इनकम ज़्यादा है एंड कॉस्ट क्या है? कम है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है उसके मिड पॉइंट से आप लोगे। ये पता है आपको कि एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो U शेप में होते हैं। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो AC के कंपैरेटिवली तेज़ी से राइज करता है एंड तेज़ी से ही क्या करता है? फॉल करता है। सो मिड पॉइंट से लेकर आपने उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। तो यहाँ पर अब ये पहले हमने कर्व ड्रॉ कर लिए। कर्व ड्रॉ करने के बाद वो तीनों कंडीशंस जो हमने पहले डिस्कस की थी कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर MR इज इक्वल टू MC होगा। सो आप देखो यहाँ पर ये है पॉइंट, ये है लाइन MR की, ये लाइन है MC की। तो ये और ये आपस में यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर कट कर रहे हैं सो E पॉइंट जो है दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो MR इज इक्वल टू MC होगा। इस लाइन को आप नीचे एक्सटेंड करोगे तो इट मीन्स आउटपुट लेवल कितना है? इट इज OQ। तो अब इस इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर, ये लाइन देखो आप, इस लाइन के ऊपर हमेशा आपने ये देखना है कि इस लाइन के ऊपर AR कहाँ है और AC कहाँ है। तो इस लाइन के ऊपर आप देखो ये है AR और इसी लाइन के ऊपर आप देखो AC कहाँ है? तो AC लाइन, AC का पॉइंट ये वाला है। तो इट मीन्स ये और ये EE1 जो है इट इज अ पर यूनिट प्रॉफिट। तो पर यूनिट प्रॉफिट क्यों बोला है? क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इनकम एंड पर यूनिट कॉस्ट। तो इतना डिफरेंस है, इनकम ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। सो EE1 जो है इट इज़ अ पर यूनिट प्रॉफिट। उसके बाद इसको प्राइस वाली लाइन के साथ इसको एक्सटेंड कर देंगे, मीन्स प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन आएगा EE1, ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से।
E1 से आप एक्सटेंड करोगे यहाँ पर, तो ये जो शेडेड एरिया आया है ये है E1 PP1, ये क्या है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इजी करके लिख दी हुई है कि OX एक्सिस पर क्या है, आउटपुट है, OY पर क्या है उसकी, OY पर क्या है, रेवेन्यू है, कॉस्ट है, इवन प्राइस भी लिख सकते हो आप। AR और MR कर्व जो है वो क्या है, रेवेन्यू कर्व है। AC और MC जो है वो क्या है, आपके कॉस्ट कर्व है। E जो है वो क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। EE1 जो है वो क्या है, आपका पर यूनिट प्रॉफिट। एंड EE1 PP1 ये क्या है, आपका टोटल प्रॉफिट। तो आप इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखो, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इंप्रेसिव रहती है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट, तो आप इसमें देखो ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या था कि फर्म्स को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही फर्म्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसके लिए अगेन वही AR और MR कर्व आप ड्रॉ करोगे। जब आप AR और MR कर्व ड्रॉ करोगे तो फिर वही AC कर्व को इस लाइन के साथ आप टच करोगे, इस AC कर्व को टच करोगे इस पॉइंट के साथ। तो उसके बाद AC कर्व टच हुआ एंड MC कर्व आपने नीचे से लेना है। तो आपने इक्विलिब्रियम अगेन कहाँ पर होगा, जहाँ पर MR और MC, ये देखो ये है MR वाली लाइन, ये है MC वाली लाइन। तो ये E पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये आपने नीचे एक्सटेंड करनी है OX एक्सिस तक। तो इट मीन्स आउटपुट लेवल जो है वो OQ है। अब हमने इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ही हमने देखना है कि AR कहाँ पर है और AC कहाँ पर है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आप देखो कि AC भी यहीं पर है एंड AR भी यहीं पर है। सो जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी ही उसकी क्या है, रेवेन्यू है। सो ये E पॉइंट जो है इट इज ऑल्सो शोइंग द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। तो यहाँ पर फर्म्स को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही फर्म्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये लिख दिया हुआ है कि E पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एंड E पॉइंट ही जो है वो क्या शो कर रहा है, उसका नॉर्मल प्रॉफिट शो कर रहा है। तो आगे है इसका मिनिमम लॉस। तो मिनिमम लॉस जो है उसको कब होगा, ये मैंने पंजाबी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो लॉस जो है वो कब होगा, जब उसकी रेवेन्यू ज़्यादा है, रेवेन्यू उसकी कम है और कॉस्ट क्या है उसकी ज़्यादा है, तब फर्म्स को क्या होगा, लॉस होगा। तो इसके लिए आपने अगेन वही AR और MR कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, OX एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे। अब आपने याद रखना है कि जब हमने प्रॉफिट बनाया था तो प्रॉफिट में AC कर्व इस लाइन से नीचे बनाया था। जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट बनाया तो मैंने AC कर्व को यहाँ पर टच कर दिया था। लेकिन अब हम लॉस बनाएंगे तो लॉस में हमने AC कर्व जो है इस लाइन से, इस वाली लाइन से ऊपर लेंगे। तो मैंने ऊपर लिया है AC कर्व ऊपर लेने का मतलब है कि ये देखो ये लाइन ऊपर है और ये लाइन नीचे है। इट मीन्स कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू क्या है उसकी कम है। तो इसका मतलब है कि फर्म्स को क्या हो रहा है, फर्म्स को लॉस हो रहा है। तो इसलिए अगेन यहाँ पर फिर MC कर्व आप ड्रॉ करोगे। तो MC कर्व फिर दोबारा से आप देखोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर MR और MC आपस में कट करेंगे तो E पॉइंट पर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करोगे AC तक। क्यों करोगे, क्योंकि AC बाहर चला गया, AC ऊपर की तरफ गया। तो फिर वही देखोगे, डिफरेंस देखोगे इस इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर कहाँ पर AR है और कहाँ पर AC है। तो इस इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर आप देखो कि ये जो लाइन है AR की भी है MR की भी है। तो यहाँ पर E पॉइंट पर AR है एंड E1 के ऊपर क्या है, AC है। इट मीन्स कॉस्ट ज़्यादा है एंड रेवेन्यू क्या है उसकी कम है। तो इसलिए EE1 जो है इट इज अ पर यूनिट लॉस। तो ये EE1 जो है पर यूनिट लॉस है, इसको आप OY एक्सिस के साथ टच करोगे तो EE1 PP1 जो है ये क्या है उसका टोटल लॉस, ये जो है ये क्या है उसका टोटल लॉस। अब साथ में हमने एक वर्ड लिख दिया मिनिमम लॉस। अब ये मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया उन्होंने, अब उन्होंने ये कहा यहाँ पर कि लॉस की सिचुएशन में अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फर्म्स प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगी कि नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आपने सिंपल सी वर्ड एक लिख देना है कि अगर AR जो है वो AVC के इक्वल होगा, AR इट इज एवरेज रेवेन्यू, AVC इट इज अ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। तो
अगर AR AVC के इक्वल होगा तो वो प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगी फर्म्स। तो ये आप अगर आप ध्यान से देखो, आपने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि AC कर्व जो होता है वो किसके इक्वल होता है, AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये AC जो है AFC प्लस AVC के इक्वल होता है। तो कहते हैं अगर फर्म्स जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसको वो टॉलरेट कर लेती हैं एंड उसकी ये वाली कॉस्ट निकल आती है, AR इज इक्वल टू AVC निकल आती है, तो वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी। तो डायग्राम में आपने क्या कर देना है कि AVC कर्व जो है एक बार आप यहां पर टच करके दिखा दो। तो इस लाइन पर, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको E पॉइंट पर मैंने टच कर दिया। इट मीन्स कि ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, E पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पर AR और AVC आपस में इक्वल है। अगर ये सिचुएशन आ रही है इट मीन्स कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ देखो इसी डायग्राम में सेम, ये AVC कर्व जो है इस लाइन पर टच नहीं हो रहा, ये ऊपर है। ऊपर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर AR और AVC आपस में इक्वल नहीं है। इफ दिस इज द सिचुएशन, अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में फर्म्स प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगी, इस सिचुएशन में प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगी। तो ये हो गया आपका मिनिमम लॉस। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब तीनों हो गए आपके, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन में आपने बेटा याद रखना है कि फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्यों होगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसमें आपने याद रखना है कि शॉर्ट रन के अंदर जब फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो ये हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली डायग्राम पहले भी बनाई थी, तो ये सेम डायग्राम यहाँ पर बना दिया, ये वाला बनाया। ये देखो AC का भी इस लाइन से नीचे है, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो प्रॉफिट का पोर्शन है, तो ये टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो है ये सेम चीज़ है शॉर्ट रन के अंदर जो आपने प्रॉफिट वाली डायग्राम बनाई थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली, वो डायग्राम है सेम। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ है कि ये वाला पोर्शन प्रॉफिट का है। तो कहते हैं ये इस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर लॉन्ग रन के अंदर मार्केट में न्यू फर्म्स एंटर करती हैं। जब मार्केट में न्यू फर्म्स एंटर करेंगी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, पहले प्रोडक्शन OQ था, अब प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, OQ1। प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी ना, तो उसकी वजह से प्राइजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपने इसमें क्या करना है, लॉन्ग रन के अंदर आपने जब कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने हैं, तो आपने कॉस्ट कर्व जब ड्रॉ करोगे आप, तो आप इस तरह से अलग से एक मैं बता देती हूँ आपको कि जो कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन में होता है, तो लॉन्ग रन का ये लॉन्ग रन के अंदर ये वाला जो लॉन्ग रन AC कर्व जो है और ये शॉर्ट रन AC कर्व है, ये शॉर्ट रन AC कर्व लॉन्ग रन के कंपैरेटिवली, ये लॉन्ग रन AC कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट रन AC कर्व। इसी तरह से ये जो है ये है आपका LMC, और ये जो बिल्कुल स्टीप चला गया ये क्या हो गया आपका SMC। ये सारी चीज़ें आपने कॉस्ट कर्व वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो आपने ये सारे एक ही पॉइंट पर कट करनी है। इसी तरह से मैंने ये यहाँ पर लिया है, लेकिन मैंने इसको ये यहाँ पर टच करता हुआ लिया है क्योंकि ये शॉर्ट रन AC कर्व को कवर कर लेता है। तो ये हमने कॉस्ट कर्व वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर ये सारा, ये लॉन्ग रन AC कर्व, ये शॉर्ट रन AC कर्व, इसी तरह से ये लॉन्ग रन MC कर्व एंड ये शॉर्ट रन MC कर्व, ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं। एक ही पॉइंट पर कट करने का मतलब है कि लॉन्ग रन में फर्म्स को सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब उनका प्राइस जो है वो पहले से कम हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर मार्केट में न्यू फर्म्स आई, क्वांटिटी बढ़ गई, एंड जब मार्केट में किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस पहले से कम हो जाते हैं। तो जिन फर्म्स को पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब उनको सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो अगर आपको ये चीज टफ लग रही है तो आप सिंपल ये नॉर्मल प्रॉफिट वाला, ये इतना वाला पोर्शन, ये आप इस तरह से, ये आप इस तरह वाली एक ही कर्व, मतलब एक में ही आप ये सारे पॉइंट्स टच करके भी बना सकते हो। मतलब जैसे मैंने ये बनाया, तो आप ये ना भी बनाओगे तब भी चलेगा, अगर बना लोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो अगर ये बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इतना पोर्शन भी बना सकते हो और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये आपके पूरा एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आप इसको चाहे आप इसके नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको ठीक लगे आप इसको कर सकते हो। थैंक यू।